हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंडर अकेडमी। लास्ट जो पीरियड था उसमें हमने देखा कि अरबों का जो कॉन्क्वेस्ट था इंडिया में वो किस तरीके से हुआ था और उसके क्या रीजंस थे। आज हमें देखना है कि वो अरबों का कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था वो क्यों सक्सेसफुल हुआ, उसके क्या इफेक्ट हुए, क्या उसके इफेक्ट थे भी पॉलिटिकली, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या फैब्रिक कुछ चेंज हुआ था हमारे समाज का, और क्यों अरब जो है वो लॉन्ग टर्म एज ए परमानेंट रूलर जो है वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हमने लास्ट पीरियड में देखा था किस तरीके से जो है, मैंने आपको समझाया था एक तरीके से कि इंडिया की जो हिस्ट्री होती है आप उसको 4 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक जो होता है वो एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री और एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी उसमें आता है। लेकिन इसके बीच में एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के जो टाइम पीरियड था उसके बीच में एक टाइम पीरियड था जिसको हम अर्ली मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड थी क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे हमारे देश पे कुछ फॉरेन आक्रमणकारी आए थे। तो मैंने आपको समझाया था कि फॉरेन इन्वेजन इंडिया में कोई नई बात नहीं थी। सिंस द 2nd सेंचुरी बीसी हमारे देश में फॉरेन इन्वेजन चल रहा था। सॉरी, 1st सेंचुरी बीसी के आसपास सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, ठीक है, पहलवाज आए, उसके बाद जो एक तरीके से आपको पता है कि कुशानाज वगैरह आए, हुनाज वगैरह भी आए थे, है ना। तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इंडिया में जब नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन 7th सेंचुरी के मिडल में, अराउंड 760 के आसपास उसकी डेथ होती है। उसके बाद इंडिया में 660 के आसपास, उसके बाद भारत में जो एक तरीके से क्या होता है पॉलिटिकल केओस और एक डिसइंटीग्रेशन का जो एटमॉस्फेयर था उसके वजह से जो है वो फॉरेन इन्वेडर्स जो है या फिर आक्रमणकारी जो है उनको एक तरीके से इंडिया की जो वेल्थ है वो तो अट्रैक्ट पहले से कर रही थी, लेकिन अभी उनके पास एक मौका था, रीजन था, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल क्या था, डिसइंटीग्रेशन था। हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो पूरा रीजन था वो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेट हुआ था और जो आपका जो दाहिर जो था जो कि सिंध में रूल कर रहा था वो सिंध में रूल भले ही कर रहा था लेकिन वो अनपॉपुलर था, लोग ही उसके सपोर्ट में नहीं थे। उसके बाद उसके जो एक तरीके से प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो सेमी इंडिपेंडेंट थे, उसकी सुनते नहीं थे। तो उसके कोर्ट में भी एक तरीके से फैक्शंस वगैरह हो चुके थे और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसके खिलाफ थी। तो इसका एडवांटेज लेते हुए किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम जो आता है और अरबों का जो इन्वेजन जो था या फिर जो कॉन्क्वेस्ट था सिंध का वो सक्सेसफुल होता है, ये हमने लास्ट पीरियड में देखा था। अभी आज के पीरियड में हमें देखना है कि ये जो अरबों का कॉन्क्वेस्ट था वो किस तरीके से हुआ, मतलब हुआ ये तो हमने देख लिया है लास्ट पीरियड में, लेकिन क्यों वो सक्सेसफुल रहे, क्या रीजंस थे उनके मतलब कॉन्क्वेस्ट के, और किस तरीके से जो है आपका वो एज ए परमानेंट रूलर जो है वो फेल होते हैं टू कैप्चर द फर्दर लैंड। तो उसके अभी कॉजेज क्या थे अरब कॉन्क्वेस्ट के, वो हमें देखना है सबसे पहले। तो अलग अलग फैक्टर्स है वहाँ पे। अगर आप अरब जो सिंध में और मुल्तान में आए थे और वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से उनका डेरा जमाया था, वो जीत चुके थे और सिंध को और मुल्तान को। तो सिंध और मुल्तान की अगर डेमोग्राफी अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी वो एक किसी धर्म की देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे हेट्रोजीनियस सोसाइटी थी, वहाँ पे हिंदूज भी थे, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी थे, वहाँ पे जैन भी थे, वहाँ पे जाट्स भी थे और वहाँ पे अलग बाकी ट्राइब्स वगैरह भी थी और इनमें आपस में कोई बनती नहीं थी, ठीक है ना। और दाहिर भी जो था उसमें वो भी अनपॉपुलर था, उसका भी कोई मतलब वहाँ पे सपोर्ट बेस ज़्यादा कुछ था नहीं। वो एक हिंदू रूलर था और मेजोरिटी पॉपुलेशन जो थी ना वो नॉन हिंदू थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था। उसका बिहेवियर भी इस तरीके का था कि लोगों के बीच में कोई पॉपुलर था नहीं। तो अरबों ने या फिर जो इस्लाम का जब ओरिजिन हुआ तो लोगों ने देखा वहाँ पे कि चलो ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे दाहिर को हरा सकते हैं। तो पहले वो उन्होंने इन्वेजन किया, 2 बार वो हार चुके थे, लेकिन तीसरे बार वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए। और आपको पता है कि जो है वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम एट द एज ऑफ 17 ही वाज झिलस, ही वाज यंग, ही हैज अ प्रॉपर मिशन, स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी के तहत उसने जीता। सबसे पहले आपको पता है वो कोर्ट के पास गया, हमने लास्ट पीरियड में देखा था, कोर्ट के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे निरोहन, सिवान जैसे सिटीज के ऊपर उसने कब्जा किया, है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसने काम किया, लेकिन दाहिर जो है इसमें फेल हो चुका था। तो ये एक तरीके से इंडिया के जो रूलर्स थे उनको एक्सपोज करने का काम वहाँ पे अरब कॉन्क्वेस्ट ने किया था, भले इसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह नहीं रहे। तो देखिए, सबसे पहला रीजन जो है आप बोल सकते हो कि दाहिर जो था वो अनपॉपुलर था। ही वॉज नॉट लाइक बाय सेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो एरोगेंट था, वो प्राउड था, ठीक है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अनसरपर था, अनसरपर मतलब दाहिर के जो फादर थे ना वो एक मिनिस्टर थे, वहाँ के पहले जो रूलर थे, बुद्धिस्ट किंग थे वहाँ पे, उसके मिनिस्टर थे और उसने वो राजा को मार दिया और उसकी जो विडो थी उसके साथ शादी कर ली। तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो और जो पॉपुलेशन थी मेजोरिटी वो भी बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट और नॉन हिंदू थी, और ये एक हिंदू रूलर था, तो लोगों को ये पसंद नहीं आया। उसके बाद इसकी एनिमिटी थी, दुश्मनी थी खुद के कजिन ब्रदर्स के साथ जो उसके साथ नहीं थे, ठीक है। किस लिए? तो थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए।
उसके वजह से एक उस राज्य में सिविल वॉर की कंडीशन आ चुकी थी। फिर फर्दर जो दाहिर का जो गवर्नर था, मतलब गवर्नर जितने भी थे वो सेमी इंडिपेंडेंट थे, वो दाहिर का कुछ खास सुनते नहीं थे, तो कोऑपरेशन का तो सवाल नहीं है, सवाल ही आता नहीं है जब क्राइसिस आए थे तब। तो उसका पर्सनल नेचर भी इस तरीके से था कि उसके सब्जेक्ट्स जो थे, मतलब उसकी जो प्रजा थी वो उसको मतलब एक तरह से लाइक नहीं करती थी। तो इस तरीके से जो रीजंस थे कि वो अनपॉपुलर था, और अनपॉपुलर होने की वजह से लोगों का उसको सपोर्ट मिला ही नहीं। तो ये भी एक रीजन था unpopularity of Dahir for the invasion of and conquest of सिंध और अरब। उसके बाद बिट्रेयल एंड ट्रेचरी, ये तो कॉमन होती है कि आपको पता है कि इंडियन जो सिटीजन्स थे उसमें से कुछ लोगों ने, हमने लास्ट पीरियड में भी देखा था कि किस तरीके से जो है वो धोखा दिया था किसको, आपके दाहिर को। देवाल के ऊपर जब कब्जा हो रहा था तो देवाल का ही एक जो ब्राह्मण था उसने यहाँ पे गद्दारी की थी, और जो टेम्पल्स के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जो बैकबोन है यहाँ के इनकी इकोनॉमी का वो टेम्पल है, देवार का। टेम्पल के ऊपर आप कब्जा करो, वहाँ पे बहुत सोना वगैरह है, और अगर आपने उस पर कब्जा कर लिया तो लोगों के मोरल भी डाउन हो जाएंगे और आपको एक तरीके से बहुत सारा खजाना वगैरह भी मिल जाएगा। उसके बाद नीरून में जब वो पहुंचे तो एक बुद्धिस्ट जो व्यक्ति था उसने वहाँ पे टीचर्स रोल प्ले किया था, इन्वेडर्स के साथ उसने हाथ मिला लिया था। मुल्तान की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई जो था सिटी का कहाँ से आता है वो एक गद्दार ने बता दिया था। तो ये कुछ मतलब रीजंस थे, कुछ ट्रेटर्स थे, कुछ बिट्रेयल्स थे, जिसके वजह से अरबों के लिए आसान हो चुका था किसको जितना दाहिर को हराना और आपके सिंध के ऊपर कब्जा करना। वैसे भी कोई भी रूलर जब आता है या फिर कोई भी आक्रमणकारी जब आता है तो वो कोशिश करता है कि देखे कि कहीं पे हमें कोई एक इंफॉर्मेशन देने वाला मिलता है क्या, उसको फिर वो बहला फुसला के या फिर पैसा वगैरह देके किसी भी तरीके से अपने साइड में करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप जब फॉरेन लैंड्स में जाते हो तो आपको उस लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है, तो आप चाहते हो कोई हो वहाँ का जो हमें इंफॉर्मेशन दे। तो इस तरीके से जो गद्दारी वगैरह जो होती है उसका सबसे बड़ा रीजन ही होता है वो किसी राजा के मतलब डिफीट का। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा था, क्योंकि जयचंद ने गद्दारी की। तो ये चलता रहता है। आपके छत्रपति संभाजी महाराज को क्यों पकड़ा गया था, किसी ने हमारे जो लोग थे जो राजा के साथ रहते थे उन्होंने ही गद्दारी की। तो ये जो ट्रेटर्स होते हैं ना, ये सबसे बड़ा रीजन होता है ना। उसके बाद आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सार में जो हुआ था वो भी आपको पता है। तो हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती रहती है। उसके बाद एक रीजन ये भी था कि सिंध जो था वो काफी पुअर था। सिंध जो किंगडम था ना वो इतना ज्यादा मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम थी और लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह थे। आपको पता है आज भी सिंध और जो है बैकवर्ड रीजन है उसमें ज्यादा कुछ आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे नहीं। इसलिए लार्ज जो आर्मी थी वो रखना, सस्टेन करना इम्पॉसिबल था दाहिर के लिए, और उसको फाइनेंस करना भी इम्पॉसिबल था। और दूसरी तरफ जो अरब्स आए थे वो लार्ज आर्मी के साथ आए थे। उसके बाद सिंध एक आइसोलेटेड रीजन था। अगर आपने ज्योग्राफी पता है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कि जो सिंध था वो आइसोलेटेड था बाकी जो आपके जो रीजन थे उससे। भले ही हमारे इंडिया में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान वगैरह में वहाँ पे कुछ पावरफुल डायनेस्टीज थी, जैसे कि पृथ्वीराज वगैरह थे, मालवा राजस्थान रीजन में कन्नौज थी, लेकिन वो सिंध की हेल्प के लिए नहीं, क्योंकि सिंध काफी दूर था और उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है, मुस्लिम इन्वेजन हो रहा है, होने दो। तो ये एक निग्लिजेंस था, एक तरीके से आइसोलेशन था, एक तरीके से हमने एक तरीके से क्या किया था, इग्नोर किया था सिंध को, हमारे जो नेटिव जो या फिर जो मेनलैंड के जो रूलर्स थे उन्होंने। उसके बाद रिलीजियस जो इंथुसियाज्म था अरबों का वो काफी था। हमें पता है कि उसी टाइम पीरियड पे जो 632 के आसपास इस्लाम का ओरिजिन हुआ था और पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना ये उनका क्या था, मकसद था। तो एक मिशन पे थे कि बाकी जितने भी रिलीजन है, जितने भी फेथ्स है, उनको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है और सब तरफ सारे लोगों के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर ब्लेसिंग्स ऑफ इस्लाम को हमें स्प्रेड करना है। तो पैट्रियोटिक फीलिंग भी थी एक तरीके से अरबों में। और इंडियंस जो थे ऑन द अदर हैंड, उनमें ऐसे कुछ रिलीजियस झील नहीं थी, वो एकदम शांति से रहते थे, उनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं था, वो टॉलरेंट थे एक तरीके से, है ना। इसके वजह से मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो दुनिया में इस्लाम फैला है, भले इस्लाम सबसे आखिर में ओरिजिन अगर आप देखो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो इस्लाम जो है वो 6th सेंचुरी का आसपास उसका ओरिजिन है। बाकी जो रिलीजन दुनिया में जैसे हिंदुइज्म हो गया या फिर क्रिश्चियनिटी हो गया, ये काफी पहले के, लेकिन फिर भी इस्लाम जो सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस झील जो है ना उन लोगों में काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से ही काफी फास्ट जो है एक तरीके से वहाँ पे आपका जो पर्शिया वगैरह था वहाँ पे कब्जा कर लिया। पर्शिया मिडल ईस्ट पूरा वहाँ पे जो है वहाँ पे ट्राइबल्स को उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद उनकी आर्मी जो थी काफी स्ट्रांग थी। अरब जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज सुपीरियर टू दैट ऑफ द सिंध ऑफ दाहिर इन द स्ट्रेंथ एंड टेक्निक। दे वर आल्सो वेल इक्विप्ड। दाहिर की आर्मी जो थी वो रावर के ऊपर जो थी, रावर में जो दाहिर की आर्मी थी वो ठीक ठाक थी, मतलब इन्वेडर्स के कंपैरिजन में, लेकिन वो पुअरली इक्विप्ड थी एज द मेजॉरिटी ऑफ देम वेर हास्टिली रिक्रूटेड ऑन द ईव ऑफ वॉर।
नंबर्स तो थे, जो बैटल ऑफ रावर था वहां पे नंबर्स तो थे इनके पास, दाहिर के पास, लेकिन इक्विप नहीं थे वो, मतलब उसके उनके पास वेपन्स नहीं थे। वेपन्स तो चाहिए ना, हाथ से थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दाहिर, दाहिर भी काफी रिस्पॉन्सिबल था। हमने देखा है लास्ट पीरियड में किस तरीके से जब देवाल के ऊपर कब्जा हुआ, नीरून का फॉल हुआ, तो दाहिर जो था वो पूरी तरह से इनएक्टिव था। हमने देखा कि उसका जो एक तरह से एटीट्यूड था वो काफी लिथार्जियस था, फुलिशनेस तरह की उसकी स्ट्रेटेजी थी। उसने क्या सोचा था कि हम एक सिंगल स्ट्रोक में रावर में जब वो आएंगे तब उसको खत्म कर देंगे, है ना। लेकिन ये गलत था। जब मोहम्मद बिन कासिम एक तरीके से देवाल में था, नीरून में था, सेवान में था, 1 by 1 वो जीतता जा रहा था, ये क्या कर रहा था, ये कुछ नहीं, बस बैठे हुए दिख रहा था। इवन हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो था कुछ सालों के लिए इनएक्टिव था, टोटल इनएक्टिव था। जब उसके वेपन्स खत्म हो चुके थे, जब उसके लोग थक चुके थे मिरान रिवर के आसपास, है ना, तो वो अच्छा चांस था किसके पास, आपके दाहिर के पास, कि चलो उसके ऊपर कब्जा कर लेते। लेकिन नहीं, इसको मतलब बैठना था, इसको आराम करना था, इसको आने देना था। ये काफी फूला हुआ था। क्यों फूला हुआ था? क्योंकि इसने इससे पहले 2 बार इनको हरा दिया था। मतलब हाँ, अलग बात है कि वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं था, 2 अलग इन्वेडर्स थे जिनको भेजा था कैलिफ नहीं, लेकिन वो प्लानिंग के साथ नहीं आए थे, ये प्लानिंग के साथ आया था ना। लेकिन इसको ये समझ में नहीं, ये फूला हुआ था कि चलो इससे पहले 2 बार मैं हरा चुका हूँ, इस बार फिर से हराऊंगा। इसी वजह से जो है एक ब्लंडर इसने कमिट कर दिया। और एक उसने गलती ये भी की कि इसके पास आर्मी भी थी, और ठीक है ये हरा भी सकता था, लेकिन इसने प्लानिंग ही नहीं की। इसने क्या किया, ये इसको आर्मी को लीड करना चाहिए था, ये सोल्जर की तरह लड़ने चला गया। एक राजा था और सोल्जर की तरह लड़ रहा है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन आपको काम क्या है, आपका काम है कि आपको आर्मी को लीड करना है। क्योंकि जैसे ही ये हार गया, मतलब इसकी डेथ हो गई, लोगों ने देखा इसके आर्मी ने, और इसके जो सोल्जर थे वो भागने लग गए। अगर ये लीड करता, हो सकता था जीत भी सकता था, या फिर टफ फाइट होती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये मतलब एक तरीके से पूरा फ्लश था ये, ठीक है ना, पंप अप था ये। 2 इससे पहले जो जीता था, मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट था। इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला कि अरबों का जो कॉन्क्वेस्ट था सिंध का, वो सक्सेसफुल हुआ। अभी इसका इफेक्ट क्या हुआ? अरबों का कॉन्क्वेस्ट तो हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? तो अरबों का जो कॉन्क्वेस्ट था सिंध का, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है पॉलिटिकल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें पॉलिटिकली उसका अगर इम्पैक्ट आप देखने की कोशिश करो, तो उसका कोई खास ज्यादा कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं है। एक स्टैनली लेन नाम से एक हिस्टोरियन ने उसका कहना है कि अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज ओनली एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑफ इस्लाम, अ ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट। कोई रिजल्ट नहीं मिला। इट वॉज अ विक्ट्री बट विदाउट एनी रिजल्ट। बाकी स्कॉलर का भी यही यहाँ पे कहना है। अगर आप ये पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उनका कल्चरल थोड़ा इम्पैक्ट था, उनका सोशल और सोशल इम्पैक्ट, रिलीजियस इम्पैक्ट थोड़ा बहुत था। वो क्या था वो आगे हम देखते हैं। बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं, सबका यही कहना है, आप आराम से पढ़ सकते हो स्लाइड को पॉज करके। अभी इनका जो इफेक्ट है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं कि रिलीजियस जो स्प्रेड था उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मुल्तान और सिंध में तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे इस्लाम का स्प्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन उनका जो अटेम्प्ट था टू कैप्चर द नॉर्दर्न एरिया वाज फेल्ड ड्यू टू द राजपूत एज दे हैड अ स्ट्रांग आर्मी। मुल्तान और सिंध के आगे वो जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पे राजपूत थे। तो मुल्तान और सिंध में तो एक तरीके से इस्लाम का उदय, इस्लाम का एक तरीके से कन्वर्जन हो चुका था। लोगों का वहाँ का लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। किस तरीके से होती है हमने लास्ट पीरियड में देखा था। इसकी वजह से खलीफ जो था, खलीफा वगैरह वो एक तरीके से डिसर्टन हो जाता है। और जो इस्लाम की जो स्ट्रेटेजीज थी वो इस तरीके से थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस्लाम को फैलाना है तो हम सिर्फ तलवार के जोर पे नहीं फैला सकते, लोगों को दिलों को जितना होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुइज्म को वापस फ्लरिश होने दिया। उन्होंने कहा हिंदूज को ठीक है, आपको अगर कन्वर्ट नहीं होना है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आपको कन्वर्ट होना है तो हो। इससे क्या होगा, हिंदू जो है इंप्रेस हो गए कि चलो ये तो मतलब अच्छे लोग है, कोई मतलब बुरा ही नहीं इनमें, ये हमें कन्वर्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने भी फिर इस्लाम को एक तरीके से ओपन हार्टेडली, ओपन आर्म के साथ वेलकम किया। तो इनकी वो स्ट्रेटेजी थी कि चलो लोगों को हम मतलब जो तलवार के जोर से नहीं मानेंगे उनको हम प्यार से समझाएंगे। इस तरीके से फिर कुछ जो लोअर कास्ट जो हिंदू वगैरह थे उन्होंने देखा कि इस्लाम जो था उसमें कोई कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं थी, तो फिर उन्होंने भी इस्लाम को कबूल करना स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि चलो मतलब सिर्फ वॉर से नहीं तो हर तरीके से बाय हुक एंड क्रुक अब हर तरीके से दुनिया पे और इस्लाम का परचम लहराना है। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया जो था इसको अरबों ने एक तरीके से कैप्चर कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट जो थी हिंदू किंग्स की, पर्टिकुलर दाहिर की, वो वीक थी, आर्मी वीक थी, इक्विपमेंट नहीं थे। ये उनको पता चल गया, दुनिया को पता चल गया कि ये कल्चरली इकोनॉमिकली तो काफी रिच है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी, इनका मैनेजमेंट कुछ ठीक नहीं है, ये उनको पता चला। इससे क्या हुआ कि
बाकी लोगों को भी चांस मिल गया कि चलो इंडिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। हाँ, इंडिया में काफी बड़े बड़े स्ट्रेटेजी, काफी बड़े बड़े मिलिट्री मैन वॉरियर हो चुके हैं, हमें पता है। चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था आपका अशोक था, उसके बाद आपको गुप्ता डायनेस्टी के रूलर देखने को मिलेंगे, नेपोलियन ऑफ इंडिया उसे कहा गया है, आपके समुद्रगुप्त वगैरह को, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज है, फिर आपके पृथ्वीराज चौहान वगैरह, काफी मिलिट्री माइट वाले लोग थे, मैनेजमेंट उनका अच्छा था। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स थे ना, वो वीक आर्मी को पोजेस करते थे, उनका मैनेजमेंट काफी पुअर था, ये लोगों को पता चल गया, मतलब एक तरीके से एक्सपोज हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अरबों ने क्या किया, अरब स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विद आउटर इस्लामिक कंट्रीज फॉर बिजनेस एंड ट्रेड, एंड दैट ओपन डोर टू इम्प्रूव द फास्ट। Before capturing the Sindh area by Arabs, it was considered as a poor and tribal territory of Sindh. Sindh became economically and politically strong. अरबों के कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने क्या किया, खुद का डेरा जमाया और वहां के कंट्री को, वहां के रीजन को, वहां के लैंड को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश वहां पे उन्होंने की। लोगों के दिलों की जितनी कोशिश की, rather than being एकदम डिक्टेटर, है ना। तो इस तरह के सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट में अगर आप देखो तो लोग जो थे वहां के एक तरीके से मतलब फ्लरिश हो रहे थे, इकोनॉमिकली फ्लरिश हो रहे थे। तो ज्यादा कुछ वहाँ पे जो है वो कंसर्न की बात नहीं थी वहाँ के लोकल रूलर के लिए, और वहां से वो आगे बढ़े रहे। फिर कल्चरल एंड इकोनॉमिक अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी जो अपनाई थी, उसकी वजह से हिंदूज ने उनको अलाउ किया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इस्लाम के जो कुछ बातें थी वो हिंदू सीखने लगे, और हिंदूज की जो बातें थी वो इस्लाम के लोगों ने फॉलो किया। उन्होंने ब्राह्मण जो नॉलेज था, उन्होंने जो हमारा सनातन नॉलेज था उसको एडॉप्ट किया। जैसे कि उन्होंने अर्थशास्त्र को पढ़ा, उन्होंने मेडिसिन को पढ़ा, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा। वहाँ पे उनके इन टॉपिक्स के ऊपर, उनके इन सब्जेक्ट्स, मतलब इन सब्जेक्ट्स को उन्होंने डीपली स्टडी करने के बाद उनको भी एक नई तरीके के डायमेंशंस मिली। अरेबियन जो डिक्शनरी थी उसमें कुछ संस्कृत वर्ड्स उन्होंने ऐड किए, ठीक है। वो किस एरिया में कौन सा क्रॉप होना चाहिए, बिजनेस किस तरह से प्लानिंग हो सकता है, ट्रेड वगैरह, ये सब उन्होंने क्या किया, सीखा। और इकोनॉमिक और कल्चरल जो कंडीशन थी उस रीजन की उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने खुद के साथ कैमल्स लाए, हॉर्सेस लाए, ताकि बिजनेस जो है वो क्या हो सके, आसान हो सके फॉर द कैरिंग ऑफ ऑल गुड्स फ्रॉम दैट रीजन टू द अदर रीजन। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ज्यादा कुछ तो इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन ठीक ठाक आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट भी हुआ है कल्चरली और इकोनॉमिकली। बाकी पॉलिटिकल तो कुछ खास इम्पैक्ट वहाँ पे था नहीं। अभी ये परमानेंट रूलर के तौर पे क्यों फेल हुए अरब? अरबों के 100-150 साल के रूल के बाद वहाँ पे फिर बाकी लोगों का कब्जा वगैरह हो जाता है, तो ये क्यों हुआ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन तो था मोहम्मद बिन कासिम की प्री मैच्योर डेथ और अनटाइमली डेथ, क्योंकि वो एक व्यक्ति था जिसके पास मिशन था। वो अगर जीता तो वो और कुछ कर सकता था उनके नेशन के लिए, उनके मतलब धर्म के लिए, क्योंकि उनके उसके पास इंथुसियाज्म थी, उसके पास मिशन था, उसके पास लीडरशिप थी। उसके डेथ के बाद जो है अरब जो थे वो लीडरलेस बन गए और इंथुसियाज्म उनका खत्म हो गया। उसके बाद जो भी जितने भी लोग जिन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की वो बुरी तरह से मतलब अरब जो थे वो पीट चुके थे, पिटा दिए गए थे इंडियन रूलर्स के द्वारा। तो हमें पता है, वो हमने देखा था लास्ट पीरियड में। उसके बाद अगर आप देखो तो खलीफत जो ये था, ये जो पोस्ट थी, हमने देखा था कि खलीफत पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खलीफा जो था वो वर्चुअली ऑल ओवर द इस्लामिक वर्ल्ड एक तरीके से उसका सिक्का चलता था। वो जो कहेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली, उनको लोगों को मानना कंपलसरी था। तो उमैय्यद जो थे और जो अब्बासिद थे, इनमें एक तरह से झगड़ा स्टार्ट हो चुका था, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था कि क्या करना है, कौन खलीफा है। तो लोग भी कंफ्यूज थे, सिंध के लोग की, सिंध के जो अरब थे वो भी कंफ्यूज थे। तो उनका मोरल डाउन हो गया, फाइटिंग स्पिरिट उनका जो है एक तरीके से खत्म हो गया। तो उसके बाद जो कैरेक्टर एंड जो वे ऑफ लाइफ जो था अरबों का वो चेंज हो गया, क्योंकि कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ बगदाद में। वहाँ पे जो है वो फिलोसफी के ऊपर फोकस ज्यादा होने लगा, लग्जरियस लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस होने लगा, इसलिए मिलिट्री माइट जो लोगों के कम हो गए। With the passage of time, the religious enthusiasm, universal brotherhood, sanity among the Arabs disappeared. It had happened owing to racial, religious and political faction among them. अभी क्या हुआ, पहले जो अरब्स थे वो एक ही थे, लेकिन जैसे जैसे वो नए नए लैंड के ऊपर कब्जा करने लगे तो लोकल और फॉरेनर ये दो अलग अलग तरीके से क्या बन गए, रेस बन गए। तो उनमें भी क्या हो गया, फैक्शन क्रिएट हो गए। जैसे कि इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में जो आपको देखने को मिलेगा कि जो मुगल्स थे वो डेक्कनी इस्लाम, डेक्कनी जो मुस्लिम थे उनको ज्यादा कुछ मानते नहीं थे, क्योंकि वो थे फॉरेनर्स और ये थे लोकल, है ना। हमने देखा था कि बहामनी किंगडम जो था, मतलब आपने पढ़ा होगा, हमने कहा देखा, हम तो वहां तक अभी गए नहीं, आपने पढ़ा होगा अगर आपको पता है तो, कि जो डेक्कन जो था, डेक्कन वहाँ पे बहामनी किंगडम जो था, बहामनी साम्राज्य जो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे दो तरीके के जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, एक तो जो थे पर्सिया से आए थे और एक जो लोकल थे। उनमें क्या था, एक तरीके से मतभेद था, सुपेरियोरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। इसकी वजह से क्या हुआ, रेशियल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फैक्शन उनके बीच में बना और एक तरीके से वो जो है वो आपस में लड़ने मारने के लिए तैयार हो गए। फिर अरब जो डोमिनेशन था वो खत्म हो गया विद द राइज ऑफ टर्क। टर्कों का वहाँ पे ओरिजिन होता है और अरब डोमिनेशन खत्म होता है, क्योंकि टर्क काफी पावरफुल थे जब उन्होंने इस्लाम को, मतलब टर्क पहले ही पावरफुल थे, फिर उन्होंने इस्लाम को
जो है कबूल किया, और फिर वो और पावरफुल बने क्योंकि उनके उनमें अभी वो इस्लाम वाली झील आ गई है ना। अरब they had made the Arab supremacy down and degraded. Lastly, the province of Sindh was not proper base for the Arab for their military operation, as it is situated on the one corner of India, and it was difficult for on the part of Arabian to proceed against their powerful neighbor. उसकी जोग्राफी भी एक रीजन था अरबों की, अरब मतलब सिंध की, कि वो आगे बढ़ नहीं पाए. Rajput kingdoms on its north and east were powerful and prosperous. They did not allow further invasion of Arab. क्योंकि वहां से अगर आप देखो ईस्ट और नॉर्थ में राजपूत किंगडम थे, और वो काफी पावरफुल थे, काफी एक तरीके से झीलर्स थे, और वॉरियर ट्राइब थी राजपूत जो थी, तो उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया. दिस सिंध वॉज फाइनेंशियली वीक. मैंने बताया कि वहाँ पर रिसोर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, अनडेवलप रीजन था, उसकी वजह से उनके पास एडुकेट रिसोर्स ही नहीं थे, जिसके वजह से वो लॉन्गर और लार्जर इन्वेजन को कैरी कर सके. ये जो रीजन था, मतलब ये सारे हमने रीजन देखे, उनकी वजह से क्या हुआ, वो सिंध में ही क्या हो चुके थे, एक तरह से रुक चुके थे, और एक मियर एपिसोड बन के रह गया अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. हाउएवर हिस्टोरियंस जो थे उनका ऐसा मानना है कि अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध थ्रू दो अपीयर इनसिग्निफिकेंट हैड प्रोड्यूस सम टेंजिबल रिजल्ट. आफ्टर दिस द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिंध एम्ब्रेस इस्लाम. बिल्कुल है, उनका कुछ ना कुछ मतलब इम्पैक्ट तो होगा ही ना, मतलब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है. गिव अप द एंसेस्टर रिलीजन. उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया. उनका जो पूर्वजों का जो रिलीजन था उसको उन्होंने, जो भी था मतलब बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म जो भी होगा, वो उन्होंने छोड़ दिया. इस्लामिज्म दस एक्वायर्ड परमानेंट फुटिंग ऑन द इंडियन सॉइल. और इस तरीके से इंडियन सॉइल के ऊपर भले ही वो आगे फर्दर मार्च नहीं कर सके, लेकिन इंडियन सॉइल के ऊपर इस्लाम का वहाँ पे जन्म हो चुका था, इंडिया में इस्लाम आ चुका था, और काफ़ी इसका इम्पैक्ट आगे आपको देखने को मिलेगा. और इवन आज भी आपको इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, तो आज भी आप देखो कि इस्लाम जो है वो एक तरीके से पार्ट एंड पार्सल बन चुका है इंडियन कल्चर का. इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो ये था हमारा अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. तो इन्वेजन जो था ये काफ़ी मेमोरेबल एपिसोड रहा है इंडियन हिस्ट्री में. क्योंकि सिंध का जो ट्राइबल रीजन था, जो इकोनॉमिकल सोशल डेवलप नहीं था इतना, वो यहाँ पे आपको चेंज हुआ देखने को मिलेगा. आफ्टर गेटिंग इन्वेडेड बाय अरब, दिस रीजन स्टार्टेड टू ग्रो फास्टर इन एवरी फील्ड, रिलीजन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेटस. डिफरेंट ऑर्डर्स एंड लॉज वेर इस्टेब्लिश आफ्टर देयर इन्वेजन ऑफ दिस रीजन. क्योंकि आपको पता है कि हमने इससे पहले कभी अरबों को देखा नहीं, सॉरी इससे पहले हमने सिंध को डिस्कस नहीं किया. हमने 5000 ईयर्स के पहले हिस्ट्री स्टार्ट की थी, और सिंध कभी आया ही नहीं. लेकिन अरब जब आए, हम सिंध को सबसे पहली बार सुनते ही है, या फिर बच्चे भी जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो सिंध का नाम सबसे पहले तब आता है जब अरबों का उनके ऊपर क्या होता है, आक्रमण. मतलब सिंध को एक आइडेंटिटी देने का काम कौन करते हैं, यहाँ पे अरब करते हैं. अगर अरब नहीं आते तो सिंध शायद ही हम पढ़ते. तो एक तरीके से क्या बोल सकते हो आप, सिंध को एक स्टेटस मिला, भले ही वहाँ पे इस्लाम का उदय हुआ, भले ही वहाँ पे फॉरेन इन्वेडर्स आए, भले ही जो भी रीजन रहे हो, लेकिन सिंध जो है वो हिस्ट्री में मेमोरेबल, और सिंध जो है हिस्ट्री में उसका एक जगह उसने अपनी बनाई है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन इस्लाम, दिस रिलीजन वाज स्प्रेड फास्ट. इन दिस एरा ब्राह्मण्स वेर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन. लेकिन इस टाइम में भी ब्राह्मण्स को उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि वो वहाँ पे एक डोमिनेंट फोर्स थी कि वो उनका रिलीजन जो फॉलो कर सकते हैं. तो हमारा ये जो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो यहाँ पे कंप्लीट होता है. अभी हमारा जो ये 11 टॉपिक जो इसमें काफ़ी कुछ हमें पढ़ना बाकी है. क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट जो अरब कॉन्क्वेस्ट को देखा है. हमारा अभी गुप्तास के टाइम पे के जो रीजनल स्टेट थे, जैसे कादम्बास, पल्लवास, चालुक्य, जैसे कि आपको पता है कि 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी तक यहाँ पे गुप्ता टाइम पीरियड था. तो ये जो 200-250 साल थे, ये 200-250 साल नॉर्थ इंडिया में तो गुप्तास थे, है ना. लेकिन बिलो द नर्मदा रिवर के जो नीचे का रीजन था, जो सदर्न रीजन जिसे कहा जाता है, पेनिनसुला जिसे कहा जाता है, डेक्कन जिसे कहा जाता है, डेक्कन के नीचे पेनिनसुला जिसे कहा जाता है, वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? तो वहाँ पे कादम्बास थे कर्नाटक में, पहलवास थे तमिलनाडु वगैरह में, चालुक्यास थे कर्नाटक में, है ना. पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके से रहा था, ट्रेड गिल्ड्स किस तरीके से काम करता है, लिटरेचर क्या प्रोड्यूस हुआ, कन्नड़ा जो लिटरेचर है उसका ओरिजिन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड शैव रिलीजन, तमिल भक्ति मूवमेंट को देखना हमें. शंकराचार्य है, वेदांत फिलोसफी का हमें देखना है. इंस्टीट्यूशन ऑफ टेम्पल्स एंड टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो भी हमें देखना है. पालाज है, वहाँ पे आपको सेना देखने को मिलेंगे ईस्टर्न इंडिया में. राष्ट्रकूटार जो आपको डेक्कन में देखने को मिलेंगे. पारमराज वगैरह जो आपको देखने को मिलेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिटी. फिर हमने अरब कॉन्क्वेस्ट को देख लिया है, और अल-बिरूनी जो है उसको हमें देखना है. चालुक्य जो कल्याण के चालुक्य, चोलास, होयसलास, पांड्यास, उनकी पॉलिटी, आर्किटेक्चर का ग्रोथ किस तरीके, रिलीजियस सेक्ट किस तरीके डेवलप है, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेम्पल, ये सब हमें देखना है. तो काफ़ी लेंथी जो है टॉपिक 11 टॉपिक होने वाला है. तो चलिए फिर डिस्कशन को आज के यहाँ पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा. अगर आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी इन वीडियोस के बेनिफिट्स मिल चुके. और अगर आपको डिटेल में और एकदम बिल्कुल आप चाहते हो कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है वो करनी है,
तो आप इन वीडियोस के साथ साथ हमारे जो पेड नोट्स है वो उनको भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पेड नोट्स है वो डिटेल में एकदम, ये जो वीडियो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सिर्फ वो वीडियोस के नोट्स अगर आप देखोगे तो आपका ठीक है मतलब टॉपिक प्रिपेयर होगा, लेकिन इसके साथ आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कोई बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमारे पेड नोट्स खरीदते हो तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पेड नोट्स और वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि वो जो पेड नोट्स मैंने बनाए हैं वो उपिंदर सिंह, आर एस शर्मा, डीएन झा, इग्नू, इन सब का मिक्सचर है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएंगी किस तरह से मुझे कांटेक्ट करना है। थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।